गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने न्यू पैटर्न स्पोर्टिंग एरर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका पैटर्न है वो जो अभी आपका IBPS PO का एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर प्री एग्ज़ाम्स की अपने बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे SBI का एग्ज़ाम हो, चाहे RBI का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, IBPS क्लर्क वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा। तो मेथड वही रहेगा। सबसे पहले आपके सामने क्या होगा, क्वेश्चन अपीयर होगा, उसमें फिर आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उस 1 मिनट के टाइम के अंदर अंदर आपको क्या करना है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद जब आप सोल्व कर लोगे उसको, या आप अटेम्प्ट कर लोगे, जब 1 मिनट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डायरेक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। तो डायरेक्शंस में क्या, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स 1 A B C D। मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक सेंटेंस आपका 1 A B C और D में। देयर इज एन एरर इन द पार्ट्स A B C एंड D विच मैक्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली इनकरेक्ट। मतलब क्या है, एरर आपकी कौन से पार्ट में, A B C या D में एरर। मतलब फर्स्ट जो आपका पार्ट है 1 जो दिया गया है वो आपका क्या रहेगा, फिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो एक फिक्स पार्ट हो जाएगा, और बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसके अंदर आपको क्या करनी है, एरर फाइंड आउट करनी है। आगे देखें, चूज द ऑप्शन विद पार्ट्स कंटेनिंग एरर एंड इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन। आपको क्या करना है, वो पार्ट्स आपको क्या करने हैं, ऑप्शन वो क्या करना है, चूज करना है जिसमें क्या हो, एरर हो। एरर वाला पार्ट आपको चूज करना है, मतलब इनकरेक्ट वाला पार्ट आपको चूज करना है। इफ़ एनी, यदि कोई पंक्चुएशन की एरर हो तो वो आपको इग्नोर करनी है। ठीक है, मतलब पंक्चुएशन वगैरह, कॉमा वगैरह की कोई एरर नहीं है। आगे पढ़ें। प्लीज़ नोट दैट द सेंटेंस मार्क्ड एज 1 विल बी करेक्ट। जो मैंने पहले ही बताया था कि मार्क्ड एज 1 जो आपका है पार्ट, वो क्या रहेगा, जो फर्स्ट पार्ट है, जो 1 लिखा हुआ जो पार्ट है वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एंड एन एरर इफ एनी ऑफ द पार्ट्स विल ओनली बी इन 2 पार्ट्स। और एरर क्या रहेगी आपकी, 2 पार्ट्स में एरर रहेगी। कौन से, ABCD में से 2 पार्ट्स में आपकी एरर्स रहेगी। तब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उस टाइम के कंप्लीशन के बाद में ही उतने टाइम तक आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है अपना क्वेश्चन। उतना 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके कंप्लीशन के बाद में ही मैं आपको इसका क्या करवाऊंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा। और आपने अपने जो मार्क्स हैं आप लोगों ने, वो आप लोगों ने क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तरीका आपको पता ही है, अगर आपका सही है तो 1 मार्क्स आपको काउंट करना है। ठीक है, पॉजिटिव में, और गलत है एक क्वेश्चन आपका तो 0.25 आपको माइनस में काउंट करना है। फिर टोटल करके आपको मार्क्स अपने बता देने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके साथ ही साथ आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को करना कैसे। जो आपका 1 जो पार्ट दिया गया है, स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो आपका हाईलाइटेड है, वो आपका बिल्कुल फिक्स है, करेक्ट है। ठीक है, आपको एरर फाइंड आउट करनी है। A B C और D 4 पार्ट्स हैं, उनमें से आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में एरर फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में CD मतलब C और D दोनों में एरर है। AD मतलब A पार्ट और D पार्ट में एरर है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करनी है। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, देखो स्कैनिंग टेक्निक रहेगी। एरर को फाइंड आउट करने का अपना बेस्ट मेथड क्या रहता है, स्कैनिंग टेक्निक ही होती है। तो शुरू करें। इट इज़ ए साइन ऑफ, ये एक साइन है, संकेत है, ऑफ का, किसका देखेंगे आगे, हेल्दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किसका साइन है, किसका संकेत है, हेल्दी चिन्ह है, किसका, हेल्दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो संगठन वगैरह की जो बात हो रही है, कोऑपरेटिव सहयोगी जो संगठन है, हेल्दी मतलब स्वस्थ, मतलब जो बढ़िया, जो आपका पॉजिटिव वे में जो आपका संगठनवाद है, उसका क्या एक साइन है।
दैट को अपने एक बार की तरह ही पढ़ते हैं, ठीक है। दैट की एक ग्रुप ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स, की एक जो ग्रुप है नॉर्दर्न स्टेट्स का, जो उत्तरी स्टेट्स हैं उनका जो एक ग्रुप है, हैज़ एग्रीड, वो एग्री कर चुका है। हैज़ का सब्जेक्ट ढूंढना, आप हैज़ का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स को ऑफ खा गया, एक ग्रुप यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि दैट की के बाद में है, तो दैट का मतलब यहाँ पे की है, तो की के बाद में जो एक ग्रुप है वो आपका क्या है, बिल्कुल फ्री बचा हुआ है। तो एक ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे डज हैव ही आएगा, डज आएगा, सिंगुलर आएगा, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब ये साइन है एक फेडरलिज्म का, कि नॉर्दर्न स्टेट का जो एक ग्रुप है हैज़ एग्रीड, वो ग्रुप क्या कर चुका है, एग्री कर चुका है, मान चुका है। एग्रीड किसको, टू रिजोल्व, क्या करने के लिए। अब टू के बाद में रिजोल्व वी वन है, इसका मतलब टू एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, इन्फिनेटिव है तो पर्पज़ है यहाँ पे। तो देखते हैं पर्पज़ अगर सेटिस्फाई होता है तो ये सही है, नहीं तो यहाँ पे एरर है। हैज़ एग्रीड टू रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब सही करने के लिए, सुधार करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए। रिजोल्व इट्स डिसएग्रीमेंट्स, मतलब जो ग्रुप है वो क्या कर चुका है, मान चुका है, क्या करने के लिए, अपने जो डिसएग्रीमेंट, मतलब उनके बीच में जो मन मुटाव था उसको क्या करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए मान चुका है। डिसएग्रीमेंट्स अराउंड, डिसएग्रीमेंट्स जो कि क्या है, अराउंड, चारों तरफ है, किसके चारों, डिफरेंट टैक्स रेट्स, टैक्स रेट के चारों तरफ है। तो मुझे बताओ जो डिसएग्रीमेंट होगा, जो भेदभाव होगा, ठीक है, मतभेद होगा, वो टैक्स रेट्स के चारों तरफ भेदभाव होगा या उनको कवर करते हुए होगा, ये चीज़ मुझे बताओ। तो यहाँ पे आपका अराउंड थोड़ा सही नहीं जा रहा, समझ में आ रही चीज़, क्योंकि अराउंड क्या बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं उनके चारों तरफ जो मतभेद बने हुए हैं। तो टैक्स रेट के चारों तरफ कैसे होगा, या तो टैक्स रेट से रिलेटेड आपका क्या होगा, मतभेद होगा, या उनको कवर करते, ओवर ओवर भी हो सकता है। चलो अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इसको अपने क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। टैक्स रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, टैक्स रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। अब पेट्रोल और डीजल बंद, ऑफ, ओ डबल एफ है, ऑफ का मतलब क्या हो गया, बंद, मतलब टैक्स रेट्स बंद पेट्रोल डीजल। कोई मीनिंग आ रहा है कि इसका मतलब क्या निकला, डी में तो यहाँ पे क्या है, एरर है, ये तो अपना फिक्स हो गया। इसका मतलब अपना जो पार्ट आएगा वो तो या तो सी डी आएगा या ए डी आएगा, समझ में आ रही चीज़। अब ए में चेक करें अपने, तो ए में तो कोई दिक्कत मुझे नज़र आ नहीं रही, क्योंकि हेल्दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और दैट ये साइन है, और फिर उसको डिफाइन किया है कि ग्रुप ने एग्री कर दिया। साइन है मतलब हेल्दी कोऑपरेटिव, मतलब सहयोगवादी जो संगठनवाद है उसका साइन है, मतलब क्या, सहयोग की फॉर्म में आ रहा है, मतलब डिसएग्रीमेंट खत्म हो रहा है, इसका मतलब सहयोग का साइन है ना। तो इसका मतलब ए में तो मुझे कुछ दिक्कत लगी नहीं, और सी में मुझे अराउंड में गड़बड़ हो रही थी, इसलिए मतलब क्या निकला, सी डी में ही एरर है। अब सॉल्यूशन देखें तो ऑफ की जगह तो आपको क्या करेंगे यहाँ पे, ऑफ की जगह तो आपका ओन आएगा, ओ एन आएगा, क्योंकि जो टैक्स रेट्स है वो क्या होगी, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स रेट्स होगी, अराउंड नहीं होगा, ओवर होगा यहाँ पे। मतलब जो डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं उनके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स बने हुए हैं उस इशू पर, उस इशू को, ओवर द इशू होता है ना, उस इशू को कवर करते हुए आपके क्या है, डिसएग्रीमेंट्स है। तो यहाँ अराउंड की जगह क्या आएगा, आपका ओवर आएगा, क्योंकि जो डिसएग्रीमेंट है, जो मतभेद है, वो डिफरेंट टैक्स रेट्स के चारों तरफ मतभेद नहीं होंगे। टैक्स रेट के चारों तरफ के इर्द गिर्द कैसे होंगे मतभेद, मतभेद उस टैक्स रेट के ऊपर ही मतभेद होगा कि ये टैक्स रेट सही नहीं है, समझ में, उसके चारों तरफ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अबाउट भी हो सकता था कि टैक्स रेट्स के बारे में आपके डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकता था, लेकिन जो अराउंड है वो आपका रोंग है। तो मतलब क्या निकला यहाँ पे, एरर सी और डी पार्ट में, इसलिए ऑप्शन आपका एक क्लिक हो जाए। क्लियर आप लोगों को समझ में अब समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड। तो जैसे ही क्वेश्चन आपका अपीयर होगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो वही मेथड रहेगा, स्कैनिंग टेक्निक, हर एक एलिमेंट को चेक करना है कौन किसके लिए यूज़ हुआ है, सही यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, माइंड में पिक्चर बनाते हुए चलना है। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो आपका क्या फिक्स है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो सिर्फ हिंट के लिए आपका। तो शुरू करें यहाँ पे, द केस स्ट्रैप्ड इकोनॉमी। स्ट्रैप्ड का मतलब होता है तंगी वाली, केस स्ट्रैप्ड का मतलब तंगी वाली, मतलब कैश वगैरह की कमी है जिस इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था मतलब डाउन है, उस अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। द केस ट्रैप्ड इकोनॉमी हैज़ का सब्जेक्ट इकोनॉमी है, बिल्कुल से सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये पार्ट फिक्स है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ बीन अनेबल, वो क्या बन चुकी है, अनेबल, बी अनेबल का मतलब अनेबल फॉर्म में होना, हैज़ बीन का मतलब हो चुका, मतलब रिजल्ट आ चुका है, मतलब वो अनेबल बन चुकी है। इज़ अनेबल का मतलब तो क्या होता है कि वो अनेबल है, और हैज़ बीन अनेबल का मतलब अनेबल बन चुकी है, तो जो आपकी अयोग्य बन चुकी है। तो केस ट्रैप्ड इकोनॉमी है, हैज़ बीन अनेबल, वो अनेबल बन चुकी है टू, किसकी तरफ, किसी की तरफ होगा, या तो टू आपका टू दिखते ही आपके माइंड में दो वर्किंग आएगी, या तो ऐसे मॉडल वर्क करेगा तो एक्शन आएगा आगे, या डायरेक्शन को बताएगा तो नाउन वगैरह कोई चीज़ आएगी जिसकी तरफ बताएगा। टू सस्टेन, तो सस्टेन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे V1 है, एक्शन है, इसका मतलब क्या निकला, द केस ट्रैप्ड इकोनॉमी हैज़ बीन अनेबल टू सस्टेन, वो अनेबल बन चुकी है, अयोग्य बन चुकी है, क्या करने के लिए, पर्पज़ है ना, कि सस्टेन V1 है, इसका मतलब टू एज ए मॉडल वर्क कर रहे हैं, टू सस्टेन बनाए रखने के लिए, किसको, इम्पोर्ट्स, आयात बनाए। अब माइंड है पिक्चर बन रही, आयात का मतलब चीज़ें आती हुई दिख रही है ना, आयात का मतलब चीज़ें आयात की जा रही है, मतलब इम्पोर्ट्स आती हुई चीज़ें दिख रही है किसी कंट्री के अंदर, इम्पोर्ट्स फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज़। अब आयात है वो कहाँ से है, जो मूलभूत नेसेसिटीज़ का मतलब वस्तुएं हैं, ज़रूरी वस्तुएं हैं, तो जो ज़रूरी वस्तुएं उनसे आयात हो रहा है। तो एक बात बताओ मुझे कि जो ज़रूरी वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, चीज़ों से आयात होता है क्या, मतलब चीज़ की तरफ से कोई चीज़ आ रही है क्या, मतलब कोई चीज़ है, मूलभूत चीज़ है, अपने बात करें जैसे मान लें ऑयल की बात करें, अपने जो अपने पेट्रोल वगैरह की बात करें, तो पेट्रोल का इंपोर्ट किया जा रहा है, मान लो फ्यूल का, पेट्रोल का इंपोर्ट किया जाए तो पेट्रोल से आयात होगा या पेट्रोल का आयात होगा, ये चीज़ मुझे बता दो, चीज़ों का आयात होगा या चीज़ों से आयात होगा, क्योंकि फ्रॉम का मतलब तो डिपार्चर बताएगा ना, उससे अलग हो रहा है। अपने ऐसे बोल सकते हैं कि नेपाल से इंपोर्ट किया जा रहा है, सऊदी से अपने इंपोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका से क्या किया जा रहा है, यूएसए से इंपोर्ट किया जा रहा है। तो यूएसए से चीज़ आती हुई दिख सकती है, लेकिन चीज़ से चीज़ आती हुई दिखेगी क्या, ये चीज़ मुझे बताओ। कोई भी चीज़ से कोई चीज़ आती हुई दिखेगी क्या, पेट्रोल से कोई चीज़ आती हुई दिखेगी कि पेट्रोल कोई चीज़ इंपोर्ट, पेट्रोल से अपने इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पेट्रोल अपने कोई चीज़ दे रहा है क्या, पेट्रोल से इंपोर्ट कर रहे हैं या पेट्रोल को ही इंपोर्ट किया जाएगा, पेट्रोल को, इसका मतलब फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ होगा, क्योंकि चीज़ों से इंपोर्ट नहीं होगा, चीज़ों का ही इंपोर्ट होगा। तो वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, ज़रूरी जो चीज़ें हैं, उनका इंपोर्ट बनाए रखने में अनेबल है, उनका इंपोर्ट बनाए रखने में अनेबल है, इसका मतलब ऑफ आएगा। पिक्चर से डायरेक्ट पता लगेगा, ऐसे पिक्चर बनाया करो, पिक्चर बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे आयात नहीं होगा, उन चीज़ों का ही आयात होगा, समझ में ये चीज़, तो ऑफ आएगा यहाँ पे। उसके बाद में बात करें इवन ए, जैसे ही द सोशलिस्ट गवर्नमेंट, जैसे कि जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट, समाजवादी जो गवर्नमेंट है, हैज़ अनलीस, अनलीस का मतलब क्या हो गया, V1, अनलीस का मतलब छोड़ना, हैज़ लगा है, तो डज हैव है, जैसे हैज़ आएगा तो आगे V1 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हैज़ क्या करता है, हैव वगैरह का क्या इम्पैक्ट काम होता है, हैव क्या करता है, जो आपका V1 होता है उसको V3 में अपने आप कन्वर्ट कर लेता है, वो उसकी डिमांड होती है, हैव की डिमांड क्या होती है, V1 को V3 में कन्वर्ट करना। तो अनलीस नहीं आएगा, अनलीस्ड आना चाहिए था, इसका मतलब ये भी अपने एरर हैं, तो एरर अपने B और C पार्ट में है, इसका मतलब C ऑप्शन अपना यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको सेंटेंस एग्जाम के अंदर। वैसे कंप्लीट मीनिंग के लिए पढ़ लेते हैं, द सोशलिस्ट गवर्नमेंट हैज़ अनलीस्ड, मतलब उसने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, एक क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब कोई अभियान वगैरह चलाना, ऑन किस पर, ऑन एन एंग्री ऑपोजिशन एंड एक्टिविस्ट, जो एंग्री ऑपोजिशन विपक्ष है, एंग्री मतलब जो नाराज, और जो एक्टिविस्ट कार्यकर्ता है, उनके ऊपर उसने क्या कर दिया, क्रैकडाउन लगा दिया, मतलब अनेबल है, मतलब इकोनॉमी इंपोर्ट नहीं कर पा रही, और फिर भी क्या किया उसने, सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर, उन लोगों पे क्या कर दिया जो विरोध करे उनके ऊपर क्या कर दी, कार्रवाई शुरू कर दी, इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की। क्लियर है, समझ में है आप लोगों के।
अब ऐसे ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है और नेक्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट जाना चाहिए। क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। वही मेथड वापस स्कैनिंग करते हैं, हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं पिक्चर बनाते हुए। द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स की कोई चीज़ की बात ही है। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका बताने क्या। फाइटर्स, ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त, छोटा, थोड़ा। ब्रीफ स्टॉप ओवर्स का मतलब रुकना। स्टॉप ओवर का मतलब कहीं पे रुकना, ठीक है। स्टॉप ओवर का मतलब रुकना। स्टॉप ओवर्स का मतलब बार बार रुकना, मतलब बहुत बार जो रुकना है उनका, एक से ज़्यादा बार रुकना। ब्रीफ स्टॉप ओवर्स ऑन द टेम्पल, किस पर, टेम्पल पे। आपको दिखाई दे रहा हो मंदिर के ऊपर स्वतंत्रता सेनानी रुक रहे हैं। तो मंदिर के ऊपर जो है स्वतंत्रता सेनानी रुकेंगे, क्या मंदिर के ऊपर रुकेंगे या मंदिर में रुकेंगे? या तो मंदिर पे रुकेंगे, मंदिर में रुकेंगे, और मंदिर पे वैसे रुकेंगे तो इसका मतलब क्या है, लोकेशन की फॉर्म में रुकेंगे। तो यहाँ पे एट आएगा, ऑन की जगह एट आएगा। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये अपने को पता लग गया कि ये गलत है, कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका जो थोड़ा बहुत जो रुकना, मतलब बार बार रुकना, एक दो तीन ऐसे करके रुकना, जो रुकना है मंदिर के ऊपर, तो मंदिर के ऊपर तो मंदिर की छत पे रुकेंगे, तो मंदिर की छत पे थोड़ी रुकेंगे, ऊपर उस गुंबद पे थोड़ी रुकेंगे। इसका मतलब क्या है, एट द टेम्पल होगा, मतलब लोकेशन की फॉर्म में है। जो कोई पर्टिकुलर मंदिर है वहाँ पे बार बार जो स्वतंत्र सेनानी रुके उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ ए में अपनी एरर आएगी। इसका मतलब बी या डी में से एक पार्ट होगा, तो अपने को चेक करना है बी में और सी में एरर है या नहीं। ऑन एट द टेम्पल इज कंसिडर्ड, वो माना जाता है, इज कंसिडर्ड, इज का सब्जेक्ट ढूंढते हैं। टेम्पल को ऑन यानी एट खा गया, ऑन तो गलत है, एट सही है, ठीक है, एट खा गया। तो मतलब क्या निकला यहाँ पे, ब्रीफ स्टॉप ओवर्स है ना, वो इसका सब्जेक्ट बनेगा। जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो रुकना था, मतलब वहाँ पे ठहराव था, तो यहाँ पे रुकना मतलब ठहराव। जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो ठहराव थे, ठहराव था नहीं, ठहराव थे, क्योंकि स्टॉप ओवर्स है ना, तो इसका मतलब ठहराव, प्लूरल फॉर्म में बहुत सारे ठहराव, तो ठहराव थे। तो ठहराव इसका सब्जेक्ट है, इसका स्टॉप ओवर्स इसका सब्जेक्ट है, जो कि क्या है, प्लूरल है। तो इज आएगा या आर आएगा? आर आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, तो यहाँ आर आएगा। तो इसका मतलब ए और बी में आपके क्या एरर है, ऑप्शन अपना डी यहाँ पे क्लिक हो चुका है एग्जाम में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हैं। आर कंसिडर्ड, उनके जो ठहराव हैं वो माने जाते हैं क्या, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो आपका क्या है, पार्ट माने जाते हैं, ऑफ का, किसका, द हिस्ट्री ऑफ द 116 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन, जो 116 साल पुराना जो इंस्टीट्यूशन संस्थान है, मतलब उस मंदिर की बात कर रहे हैं, जो वो संस्थान है उसकी हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, कि उस मंदिर पर ही क्या हुआ, उस मंदिर में ही लोग क्या हुए थे, वो स्वतंत्रता सेनानी बार बार रुके थे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टॉप ओवर्स ठहराव बार बार होने की बात हो रही है, तो सिग्निफिकेंट पार्ट होगा या पार्ट्स होगा? तो सिग्निफिकेंट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बार बार स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पे रुके थे, वो मंदिर एक खुद ही क्या एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फॉर्म में बन चुका है, उसी मंदिर में बार बार रुके थे। तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, वो बार बार रुकना ही है। हिस्ट्री का एक पार्ट क्या है, वो बार बार स्वतंत्र सेनानियों का रुकना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट बिल्कुल है सही है। क्लियर आप लोगों के? तो ऑप्शन यहाँ पे अपना क्लिक हो जाएगा डी। आई थिंक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। वही मेथड स्कैनिंग टेक्निक प्लस पिक्चर एनालिसिस, पिक्चर की फॉर्म पे अपन करेंगे, पिक्चर बनाते हुए माइंड के अंदर, तो अपने कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बेस्ट टेक्निक होती है एरर की, और एग्जाम में आपको पता है एरर पूछी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये पैटर्न। तो शुरू करते हैं। द अदर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, दूसरी जो स्ट्रेटेजिक कुशल नीति जो होती है आपकी, ठीक है, रणनीति की फॉर्म में, वो मिस्टेक है, कोई मिस्टेक वगैरह होगी या थी। अदर स्ट्रेटेजिक जो मिस्टेक इज़ द, वो है, क्या है, द गवर्नमेंट्स इनडिफरेंस, गवर्नमेंट का इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस का मतलब न्यूट्रलिटी, मतलब उदासीनता है। तो इसका सब्जेक्ट अपने ढूंढे तो कोई क्या है, मिस्टेक है, जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो इज़ आपका बिल्कुल सही है। इज़ द गवर्नमेंट्स इनडिफरेंस टुवर्ड्स, किसकी तरफ उदासीनता है गवर्नमेंट की, टुवर्ड्स दिख रहा है क्या, किसकी तरफ, किसी की तरफ, किसकी तरफ है, ऑगमेंटिंग डोमेस्टिक एनर्जी रिसोर्सेज, जो डोमेस्टिक घरेलू एनर्जी ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनको क्या करना, उनकी वृद्धि करने की तरफ, उनके अब उनको बढ़ावा देने की तरफ, उनको मतलब उनको बढ़ाने की तरफ, जो क्या है, उदासीनता, मतलब उनको बढ़ा नहीं रहे, वो न्यूट्रल है, मतलब कोई काम नहीं कर रहे उस डायरेक्शन में। ऑगमेंटिंग का मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जेरेंड टूवर्ड्स, मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन है किसकी तरफ, बढ़ाने की तरफ, बढ़ाने की जो एक्टिविटी है उसकी तरफ, तो तरफ जा रहा है, इसका मतलब नाउन की तरह ट्रीट होगा, तो जेरेंड हो जाएगा। रिसोर्सेज टू रिड्यूस्ड द ओवर डिपेंडेंस, टू रिड्यूस्ड होगा, तो अगर आपका रिड्यूस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होता तो आपका सही जा सकता था, डायरेक्शन दे देता, उसके बाद नाउन होना जरूरी था, लेकिन रिड्यूस्ड के बाद में तो द लग गया, तो रिड्यूस्ड आपका अकेला रह गया, तो एडजेक्टिव तो अकेला रह ही नहीं सकता। अगर ऐसे है ना, तो रिड्यूस्ड अपने कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए रिड्यूस्ड अपने सोर्सेज, रिड्यूस्ड सोर्सेज बोल देते अपने, तो जो आपने एनर्जी का टुवर्ड्स रिसोर्सेज टू रिड्यूस्ड सोर्सेज, किसकी तरफ, जो कम किए गए सोर्सेज हैं उनकी तरफ। लेकिन यहाँ रिड्यूस्ड आपका अकेला रह गया, कोई नाउन इसके बाद में है नहीं, आगे द लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, रिड्यूस द ओवर डिपेंडेंस। तो रिड्यूस अपने आप क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्शन बन जाएगा, क्या, ओवर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, और एक्शन बन जाएगा तो रिड्यूस्ड आपका V2 बन जाएगा, क्योंकि V3 तो सर्वाइव नहीं करे, V3 बनेगा तो क्या होगा आपका, आप यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 के बाद में होगा V3 होगा, तो एक एडजेक्टिव की फॉर्म में ही आपका सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि 2 के बाद में कोई ना कोई नाउन आनी चाहिए, जो कि चीज़ स्टेबल चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। वर्किंग के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो डिड रिड्यूस हो जाएगा, और डिड रिड्यूस होगा तो 2 के बाद में डिड रिड्यूस आपका गलत ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 आप एज ए प्रीपोजिशन लेते हो तो डिड आपका सर्वाइव नहीं करेगा, वो क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा। और अगर आप 2 को एज ए मॉडल ट्रीट करते हो तो डिड और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, मॉडल, दो मॉडल्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सी पार्ट में अपने क्या है, यहाँ पे एरर है, रिड्यूस्ड नहीं होना चाहिए था, टू रिड्यूस करने के लिए, ऑगमेंटिंग डोमेस्टिक एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, क्या करने के, ओवर डिपेंडेंस, हद से ज़्यादा जो निर्भरता है उसको रिड्यूस करने के लिए पर्पस की फॉर्म में होता है। इसका मतलब सी में तो एरर है, तो अपना बी, सी या डी में से एक ऑप्शन होगा। इन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल, इम्पोर्टेड का मतलब, इम्पोर्ट का मतलब जिनको इम्पोर्ट किया जाता है, इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल, तो यहाँ इम्पोर्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। फॉसिल फ्यूल का मतलब जो जीवाश्म से बने होते हैं, जो फ्यूल वगैरह जो ज़मीन से दबे हुए जानवर वगैरह, या आपने बात करें अपने पेड़ पौधे वगैरह दबे, पुराने हज़ारों साल टाइम पहले जो दबे थे, जो ज़मीन से निकलने वाला जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट मतलब जो आयातित है, आयात किया जाता है, उसमें ओवर डिपेंडेंस। अब मुझे बताओ निर्भरता, तो निर्भरता ईंधन में निर्भरता होगी या ईंधन पर निर्भरता होती है, ईंधन में जाकर निर्भरता थोड़ी होगी, उसके अंदर जाकर निर्भर थोड़ी हो गया, उसके ऊपर ही निर्भर रहोगे, तो इन नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका ऑन आएगा। इसका मतलब क्या है, डी में एरर है, तो सी और डी में एरर है, तो ऑप्शन अपना सी डी टिक हो जाएगा, ऑप्शन सी टिक हो जाएगा। सी डी ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है, तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। तो एरर रहेगी यहाँ पे, एक तो रिड्यूस्ड की तरह रिड्यूस आएगा, और जो आपका इन है उसकी जगह क्या आएगा, ऑन आएगा। क्लियर आप लोग समझ में आया। तो ये वाले जो पैटर्न था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा आपका एग्जाम के लिए। अब आने वाले जो एग्जाम्स आपके IPS PO क्लर्क, SBI क्लर्क वगैरह जितने भी एग्जाम, SBI PO का भी एग्जाम आगे आएगा, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्या रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा। स्पॉटिंग एरर का न्यू पैटर्न है ये आपका, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा। तो इस पैटर्न को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। तो इस पैटर्न को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो टेक्निक मैंने करवाई है आप लोगों को, स्कैनिंग टेक्निक, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो, क्योंकि अगर आपको स्कैनिंग टेक्निक आने लग गई तो आपको एग्ज़ाम में 100% गारंटी है, कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। एरर वाले पार्ट में तो दिक्कत होगी नहीं। और दूसरा, आप इंग्लिश की वर्किंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा आप इंग्लिश की वर्किंग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। विदाउट वर्किंग के आप इंग्लिश क्रैक नहीं कर सकते। और अगर आपकी वर्किंग बन गई, इंग्लिश की वर्किंग आपकी क्लियर होगी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में मार्क्स गेन करने से। ओनली कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, आपके अच्छे वाले मार्क्स बनेंगे, आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता। और आपको पता है विदाउट इंग्लिश आप सेलेक्ट नहीं हो सकते एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्या करो, अपने जो पैटर्न हैंडलिंग और जो पैटर्न रिवीजन की जो बनी हुई है आपकी प्लेलिस्ट वगैरह आपको जो मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे, ठीक है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, रिवाइज करो। अभी आपका एग्ज़ाम होना है जो IPS PO का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, पैटर्न्स को रिवाइज करो, आलस मत किया करो, ठीक है। उन पैटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि अभी जो अपना एग्ज़ाम हुआ था 3 अक्टूबर का IPS PO का, उसमें अपने ही पैटर्न आए थे, मैक्सिमम पैटर्न, मतलब सारे के सारे पैटर्न अपने कर रखे हैं, वही पैटर्न वहाँ पे एग्जाम में आए थे। कोई कुछ भी नया पैटर्न नहीं आया था। जितने पैटर्न अपने उसे कर रखे हैं एग्जाम के अंदर, जो अपने वीडियोस के अंदर, वही वाले पैटर्न आए थे। और ऊपर से जो नए पैटर्न भी आए थे वो भी वही पैटर्न थे जो अपनों ने अलग से किया हुआ था। सेम का सेम पैटर्न रिवाइज हुआ था। जो अपने वर्ड रीअरेंजमेंट वाला बात करें तो वो नया पैटर्न देखने को मिला था, और वो वही पैटर्न था जो अपने ऑलरेडी उस पैटर्न को कर चुके हैं, ठीक है, अपनी वीडियोस में। और वो सेम का सेम पैटर्न वहाँ पे एग्जाम में आ गया था। तो इसलिए अपने जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और टेक्निक को कैच करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कोई और नया भी पैटर्न आता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए टेक्निक को कैच करने की कोशिश किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को रिवाइज किया करो, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तलवार और ये भाला दोनों ही शस्त्र शत्रु का अंत करने का सामर्थ्य रखते हैं। अंतर केवल ये है कि जहां तलवार आपके निकट रहकर शत्रु को धराशायी करती है, वहीं भाला आपसे दूर जाकर शत्रु को मार गिराता है। दोनों को उपयोग करने की विधि भिन्न है, परंतु युद्ध में दोनों ही शस्त्र आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन में भी अपनी निकटतम समस्याओं का समाधान ढूंढने की दूरदर्शिता के साथ साथ भविष्य में आने वाली आपदाओं की पूर्व योजना बनाना भी आवश्यक है। अन्यथा होगा ये कि आप एक समस्या को सुलझाएंगे और दूसरी में उलझकर रह जाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी।